गरीब के दरमियान एक गैप है, आप रातों रात उसमें एक बड़ा अंदाज से फ़र्क डाल रहे हो। और अब इस ख़ानदान के पास जब ये एहसास होगा, उनका अपना ज़मीन, अपना नाम होगा, तो फिर उसका वो चाहे कि उसी वक्त वो बेचे और उसी वक्त वो फ़ौरन उनको एक रकम मिले, या मेरा ख्याल में ज़्यादा लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वो इस एहसास को अगर वो आप पास रखे आगे वाली नस्लें के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अगर वो आगे जाके फैसला करें तो उनके पास हमेशा के लिए एक ऐसा एहसास हो। लेकिन मेरा ख्याल में कोई नहीं बेचेगा, ना जिनको आप दे रहे हैं, ना उनके आने वाले नस्लें इसको बेचेंगे। ये इसको एक एसेट के तौर पे ट्रीट कर सकेंगे एंड इट विल गिव देम एक्सेस टू कैपिटल। वो अपना फिर इस असासा के नाम पे कर्ज ले सकेंगे। उस कर्ज को अगर वो इस्तेमाल करना चाहे अपने पूरा घर को सही बनाने के लिए, तो वो उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस असासा के साथ कर्ज लेके वो ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहे और अपना ज़राए पैदावार में इजाफा करना चाहे, तो वो भी उनके लिए एक ऑप्शन आ जाता है। अगर उन्होंने कोई और कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए भी एक असासा है जिसके साथ वो कर्ज लेके कारोबार कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम ना सिर्फ वो गैप को कम कर रहे हैं, गरीब को, आम आदमी को वसाइल दे के उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर, मगर पूरा मईशत पे इसका असर होगा। जब हम पैसा देंगे, या वो कर्ज या लोन सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या ये असासा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं उनके पास वो पैसा आएगा और वो पैसा आपका मईशत में चलना शुरू कर देगा। अगर एक गांव में, एक देही इलाकों में वहाँ का जो मकामी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनको सपोर्ट दिया जाएगा, इस सिलसिला से ना सिर्फ उस घर को मदद दिया जाएगा, उस गांव को मदद दिया जाएगा, पूरा सूबा का मईशत को, और फिर उसका एसोसिएशन से पूरा मुल्क का मईशत का एक किस्म का फ़ायदा होगा। तो ये एक इनकलाबी कदम है, एक इनकलाबी कदम है जो हुकूमत सिंध की तरफ से सैलाब के सिलसिले में हम ना सिर्फ मुतासरीन को मदद कर रहे हैं, मगर हम उनको एक ऐसा एहसास दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ उनको मगर आने वाले नस्ल को का फ़ायदा होगा। और अगर ये सिलसिला सही तरीके से आप मुकम्मल कर देते हैं, और मेरी उम्मीद है कि ना सिर्फ ये ग्रांट्स और लोन्स का जो पैसा दिया जा रहा है मुतासरीन को, वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे आज हमने शुरू करवाया, मगर ये जो मालिकाना हकूक़ का सिलसिला जब शुरू होगा और हम सही तरीके से इस पे अमल करेंगे, तो आगे जाके हम पूरा सूबा में, मगर फिर पूरा मुल्क में इस चीज़ का जायज़ा लिया जा सकता है कि जहाँ हुकूमत का ज़मीन हो, जहाँ सूबाई हुकूमत का ज़मीन हो, जहाँ वफाकी हुकूमत का ज़मीन हो, जो रियासत का कोई काम का ना रहा हो, जहाँ पाकिस्तान के अवाम उस सूबे के शहरी वहाँ नस्लों से आबाद है, ना वो उस ज़मीन से कमा सकते हैं, ना आप उस ज़मीन से कमा सकते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम इंस्टेड ऑफ के इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर तुराने के बजाय, हमारे हुकूमत का इरादा ये है कि हम टूटे हुए घर को बनाएंगे, मालिकाना हकूक़ दिलवाएंगे और अपने कमज़ोर तरीन तबका को, गरीब तरीन तबका को रातों रात इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPAs, MNAs, लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं, मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये पूरा सिलसिला अपने इलाके पे आपने मॉनिटर करना है,
آپ نے انشور کرنا ہے, آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے, جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا, اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں, لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر, آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے, تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے, ہم آپ کے پاس پہنچیں گے, مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میرا خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے. ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں, یہ سب سے بڑا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤسنگ کا انیشیٹو کا ہوگا. مگر ہم ایگریکلچر کو بھی, آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے, آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے. تعلیمی ادارے کو, صحت کے منصوبے کے, غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہو کہ جیسے SRSO کا کام چل رہا ہے, میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہے, اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں. مگر میں پورا پاکستان کو, اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے, ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ, بہت ہی بڑا کامیابی, پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے. لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں. گھر بن بھی رہے ہو, یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو, جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو. یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے, زراعت کے لیے زراعت کا بھی بحران, معاشی بحران, لیکن ایک صحت کا بحران, تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے, جہاں بھی آپ دیکھیں کرائسس ہے. اور اس بوجھ و مشکلات پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں, اور میرے خیال بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اسلام آباد کو سمجھائیں لیکن پوری دنیا کے سمجھائیں کہ جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے کم نہیں ہے. For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. آپ سوچیں کہ ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ایک فصل کو نقصان, پھر مانسون اور سیلاب کی وجہ سے دوسری فصل کو نقصان, اور تیسری فصل کے لیے جتنا کوششیں کیے گئے اور جہاں سے پانی نکالا گیا سو نکالا گیا, لیکن کافی علاقوں کے لیے تیسرا فصل کو بھی نقصان, یا پانی نہیں نکل سکا, یا اگر پانی نکل بھی گیا وہ زمین صحیح طریقے سے ٹائملی آباد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ ایک
फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, ना सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है। ये पहली दफ़ा मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोज़गारी, दिस इज़ अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर तो फ्लड था, but the humanitarian crisis, the three crops. First crop because of the heat wave, monsoon and the floods. And the third crop, in some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay. But even for the areas where either the water wasn't removed or in areas where water was removed, but the land wasn't, it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly. But there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agriculture economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबाई सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ ज़राअत का बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान के साथ साथ कहत साजी का खतरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas, not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल ना सिंध के अवाम ने पहले गुजरे हैं ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त तो मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हुए मैं दूसरों की बात अगर नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ
जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है। और ये मेरा जिम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके। Our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID, and one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है। जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से
मुतालबा कर सके कि वो टारगेट सब्सिडीज, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो, वहाँ के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज़ की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहाँ कुदरती आफत का असर आया हो उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज़ देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. जो हमारे सामने इम्तिहान है, जो मुश्किलात है, वो मेरा ख्याल में तारीखी सतह पे इस किस्म का बहरान से हमें कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन हल हमारे पास है, मंसूबे हमारे पास हैं, आधा जो उसका फंडिंग है उसका बंदोबस्त भी हमने किया है. वज़ीर आला सिंध ने बाकी वज़ीर आला को तो पीछे छोड़ दिए हैं और सबसे आगे फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं अपने सलाह मुतासरीन को मदद करने के लिए. और हमारा जो मुतालबा है वफाक से और IMF से कि वो सैलाब मुतासर इलाकों के सैलाब मुतासरीन का अपने फ़ैसलों में ख्याल रखें, और हमारा उम्मीद है कि हम पानी में डूबने के बाद महंगाई में और दूसरे जो मुआशी मसले हैं उनमें जितने हम मदद दे सकते हैं सैलाब मुतासरीन को, सैलाब मुतासर इलाके को, वो हमारा उम्मीद है कि वफाक और इंटरनेशनल इदारों से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इनका ख्याल रखा जाएगा. मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कैपेसिटी में ये जितना याद दिलवा सकते हो इस्लामाबाद को, लाहौर को, बाकी मुल्क को, दुनिया को, ये चैनल्स की जो टेलीविज़न कैमरास हैं वो तो चले गए हैं, इमदाद आना भी वो सिलसिला भी महसूस हो रहा है कि वो कम होता जा रहे हैं, मगर मुश्किलात में इजाफ़ा होते जा रहे हैं. पाकिस्तान की अवाम चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, वो आज तक इस सैलाब के नतीजे में मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात का सामना करना है, और हम सब का ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े, इनका मदद करें. सिंध हुकूमत की ये
इंटरवेंशंस के साथ साथ, वफाक की मदद के साथ साथ, दुनिया की मदद के साथ साथ आप सब ने अपना एफर्ट को थोड़ा सा इन्हांस करना है। और ये जो हमारे बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको एक बार फिर उनके ध्यान हमारे सैलाब मुतासरीन की तरफ हमें ले आना पड़ेगा। इसलिए आज भी जो जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं यकीन भी साथ साथ दिलवाना चाहूँगा कि मंसूबा भी है, प्लान भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप हमारे साथ दें। इंशाअल्लाह ताला 1-2-3 साल का मैक्सिमम अपना मैं टाइम फ्रेम दिलवा रहा हूँ, जिसमें से इंशाअल्लाह ताला हम जिसका घर टूटा हुआ हो उनको फिर से एक बार बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक देंगे। जहाँ जहाँ स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है जो नुकसान हुआ है, वो हमने आपके साथ मिलके काम करना है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा करके उनको फिर से एक लेवल पे ले आ सकेंगे। जो गुर्बत के मंसूबे हैं, जो ज़राअत के मंसूबे हैं, उनमें इजाफा होगा। लेकिन जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी है वो मेरे सैलाब मुतासरीन से जो हमने वादा किया था कि आपका घर बनाना है, मालिकाना हुकूक दिलवाना है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं 3 साल के अंदर पूरा करूँगा। और आप सबका हम शुक्रगुजार हैं, यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड बैंक के, हमारे सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के जो आज यहाँ मौजूद हैं, जो आज नहीं आ सके लेकिन वैसे हमारे साथ दे रहे हैं। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है, वह उतना ही हम मेहनत डाल रहे हैं, चाहे वो सूबाई सतह हो, वफाकी सतह पे हो, या मैं बैरून मुल्क के दौरे में जाके इन मसाइल के हल निकालने की तो हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इस मुश्किल वक्त से भी निकलेंगे। Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here.